सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 3.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका दूसरे का पहला सवाल हल करना सीखेंगे। लेकिन पहले ये जानेंगे कि ये दूसरा सवाल आखिर कह क्या रहा है। इसमें दिया गया है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब कई बच्चों को यहाँ पे A1 A2, B1 B2 और C1 C2 ये समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो देखो, इनको बहुत आसानी से पहले समझ लो। हमें कोई भी रैखिक समीकरण दिया रहता है, जैसे ये दिया गया है, तो इसी को लिख लेते हैं 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0। और दूसरा दिया गया है 7x माइनस या प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए रहते हैं। इन्हीं में छुपे रहते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब आप बोलोगे सर कहाँ छिपे रहते हैं? देखो, काफ़ी सिंपल है। पहले समीकरण में आपको ये मिलेगा A1 जो x के आगे लिखा रहेगा, यानी x का गुणांक रहेगा वो A1 रहेगा, और y का जो गुणांक रहेगा चिन्ह सहित वो रहेगा आपका B1, और जो अचर पद रहेगा चिन्ह सहित वो रहेगा आपका C1। ठीक है, तो A1 का मान कितना है 5, B1 का मान कितना है -4 और C1 का मान कितना है +8। तो A2 B2 C2 तो अब आप बता ही दोगे। बिल्कुल, दूसरे समीकरण में होते हैं A2 B2 C2। x के आगे जो लिखा है ये कहलाता है A2, जो y के आगे लिखा रहता है चिन्ह सहित वो कहलाता है B2, और जो अचर पद होता है उसे कहते हैं C2। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 देख के घबरा नहीं जाना, बिल्कुल सरल होता है। हम कोई भी रैखिक समीकरण युग्म में बता सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इस तरीके से समीकरण दिया गया है 2x धन 3y बराबर 11 और 6x धन 5y बराबर 23, ये दिया गया है, तो क्या इसमें बता पाओगे? बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे और कहेंगे कि x के आगे जो लिखा है वो A1 है, y के आगे जो लिखा है वो B1 है और ये वाला C1 है। लेकिन नहीं, हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे जो समीकरण युग्म है ना, इनके बराबर में 0 ना हो। देखो, इसका हमने बता दिया था क्योंकि इसके बराबर में क्या था 0, इसके भी बराबर में क्या था 0, तो हमने आसानी से बता दिया था। लेकिन जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं इसके बराबर में तो 0 है ही नहीं, तो पहले हमें इसको व्यवस्थित करना होगा और बराबर में इसके 0 करना होगा। तो देखो, 2x, पहले वाले को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे 2x धन 3y, और ये जो 11 है ना इसका पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का 11 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो 0 लगा सकते हैं। ये बनेगा हमारा समीकरण 1। इसी तरीके से इस 23 का भी पक्षांतर कर लो, तो 6x धन 5y माइनस 23 बराबर 0, ये बनेगा अपना समीकरण 2। अब समझना, मतलब बराबर में 0 होगा। अब तुम आराम से बता सकते हो कि ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है ना, और ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक है, तो बराबर में 0 रहेगा तभी। अब कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर बराबर में 0 क्यों होना चाहिए, है ना। देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि हम व्यापक समीकरण से अपने दिए गए समीकरणों की तुलना करते हैं। जैसे हमारे व्यापक समीकरण होते हैं A1x धन B1y धन C1 बराबर 0, ये एक व्यापक समीकरण होता है, इसे हम समीकरण 1 कहते हैं। और दूसरा होता है A2x धन B2y धन C2 बराबर 0, ये भी एक व्यापक समीकरण ही होता है। तो इन दोनों से इन दोनों की तुलना करोगे तो इन दोनों के बराबर तो 0 है ना, और इनके बराबर 0 नहीं था, तो तुलना हो नहीं सकती जब तक बराबर ना हो। तो पहले इनके बराबर में 0 लेके आओ, तो पक्षांतर करके हम क्या कर सकते हैं 0 लेके आ सकते हैं।
जैसे हमने प्लस के 11 को इस तरफ लेके आ गए तो माइनस का 11 हो गया, प्लस के 23 को ले आए तो माइनस का 23 हो गया। अब बराबर में क्या आ गया? 0। बराबर में क्या आ गया? 0। अब जैसे ही बराबर में 0 आता है तो हम अपने व्यापक समीकरण, इनका नाम क्या है बेटा? व्यापक समीकरण। तो हम व्यापक समीकरण से तुलना कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है? पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से करके देख लो। देखो x लिखा है तो ये भी x है, तो a1 का मान कितना हो गया? 2। आप समझे ना खेल पूरा? ये देखो y है तो y है, तो b1 का मान कितना हो गया? 3। c1 तो पूरा का पूरा कहलाता है जो कि -11 है। इसी तरीके से देखो दूसरे समीकरण में x है तो a2 का मान कितना है? देखो 6 है ना। देखो ये b2 का मान कितना है? 5 है, और c2 का मान कितना है? -23। इतना सरल होता है। तो ये मैंने पूरी कहानी बताई कि ये a1 a2 आखिर आ कहाँ से रहे हैं और इनके मान हम कैसे बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब तक बराबर में 0 ना हो तब तक a1 b1 c1 और a2 b2 c2 नहीं बता सकते। क्लियर हुआ ना? चलो अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ पहला सवाल। अब पहले सवाल में बहुत ही अच्छा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्यों निकालना जरूरी है, और इसके बाद हम कैसे बता सकते हैं कि जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी या फिर समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। देखो मैं इसका भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर अपने सवाल में हमने a1 निकाल लिया, पहले थीम पकड़ो ताकि हर प्रकार का सवाल कर सको। हमने b1 निकाल लिया और हमने c1 निकाल लिया। इसी तरीके से हमने a2 निकाल लिया, हमने b2 निकाल लिया और हमने c2 निकाल लिया। मान लो समीकरण से हमने ये तो हम कर सकते हैं, ये तो निकाल सकते हैं ना, अभी समझा आपने। अब हम क्या करेंगे कि a1 के बटे a2 लिखेंगे, a1 बटे a2, और a1 का जो कुछ भी मान होगा उस मान के बटे a2 का मान रखेंगे और जो उत्तर आएगा वो निकल आएगा a1 बटे a2। इसके बाद हम b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 बटे b2, उसका भी कुछ मान आएगा, b1 का मान आएगा फिर बटे b2 का मान आएगा, तो ये दोनों के मान आ गए। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोई बात नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 जो है उसका मान बराबर नहीं है b1 बटे b2 के मान। अगर सवाल में हमें ऐसा मिला तो ये हम लिख सकते हैं। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर कभी कभी होगा क्या कि हम c1 बटे c2 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं और c1 बटे c2 निकालते हैं, और वो हो सकता है बराबर ना हो, ये दोनों तो बराबर हो लेकिन तीसरा ना हो। जैसे ये 3 बटे 2 आ गया, मान लो ये भी 3 बटे 2 आ गया, लेकिन ये 1 बटे 5 है। तो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लिखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है वो c1 बटे c2 के, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? एक नए प्रकार की कंडीशन बनेगी। और तीसरी कंडीशन और होती है कि हो सकता है कि ये तीनों बराबर हों, तो ये भी 3 बटे 2 हो, तो ये तीसरी कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और बराबर होगा c1 बटे c2 की। ये तीसरी कंडीशन है। तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग शर्तें होती हैं ग्राफ में, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसके लिए ग्राफ में एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाली चीज। ये देखिए, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो हम बिना ग्राफ खींचे ही बता सकते हैं कि उनकी रेखाएं आपस में टकराएंगी और उनका अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं अगर एक बार भी मिलती हैं तो वो संगत रेखाएं कहलाती हैं। अगर एक बार भी मिलती हैं ना तो वो संगत रेखाएं कहलाएंगी। देखो हमें इस समीकरण में ग्राफ भी नहीं खींचना पड़ा और हम बता सकते हैं उसके a1 b1 और a2 b2 c2 के मान से ही बता सकते हैं। मतलब बताओ, हम ये मान निकाल लेंगे तो हम एज्यूम कर लेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, नहीं, ठीक है, तो हम बता सकते हैं। तो ये पहला केस है। अगर ऐसा आया तो हम समझेंगे कि अद्वितीय हल है, रेखाएं संगत हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके से आ गया कि तीनों बराबर हो गए कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, तो एक रेखा के जस्ट ऊपर से दूसरी रेखा जा रही होगी, मतलब संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही बता दोगे और बता दोगे कि इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल क्यों होंगे? क्योंकि हर पॉइंट पे टच कर रही है एक रेखा दूसरी रेखा को। अगर एक पॉइंट पे टच करती है तो एक हल होता है, तो अनेक पॉइंट पे टच करेगी, एक के ऊपर एक रखी है तो अनेक हल होंगे, जिसे संगत रेखाएं कहते हैं। संगत का मतलब मिलना। क्या दो रेखाएं कहीं भी मिल रही हैं? तो ये तो हर जगह मिल रही हैं। ये एक पॉइंट पे मिली थी तो ये भी संगत है, लेकिन ये देखो ये कहीं नहीं मिल रही हैं, ये समांतर रेखाएं तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो इन्हें हम कहते हैं असंगत। और ये कब होता है? जब a1 बटे a2 बराबर तो हो b1 बटे b2 लेकिन तीसरा गेट बंद हो, यानी बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के, तो ये कोई भी हल नहीं होता। ये तीनों शर्तें आपको बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ये तीनों शर्तें आप तीनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इस सवाल को करने से पहले। चलिए अब मैं सवाल कराता हूँ। पहला सवाल आपको बेसिक तो मैंने पूरा ही बता दिया है, अब सवाल अच्छे से समझ में आएगा। देखो
तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे दिए गए समीकरण युग्म, और इसके बाद हम पहला समीकरण लिख लेते हैं 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0। इसे अब हम समीकरण 1 व 2 बना सकते हैं, क्योंकि बराबर में 0 है तो हम समीकरण 1 बना सकते हैं। नीचे वाला लिखेंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 और बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 बना सकते हैं। समीकरण तब तक नहीं बनाना जब तक बराबर में 0 ना हो। अगर आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने हैं तो ध्यान रखना है बराबर में 0 है तो ही समीकरण बनाओ। अब यहाँ पे एक भाषा लिखनी है जो आपको हर सवाल में लिखनी है, तो इसको आप याद भी कर सकते हो। क्या लिखोगे? देखो मैंने भी याद करी थी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना। अब हम तुलना करते हैं तो डायरेक्ट मान नहीं लिखना है। वैसे हम बता सकते हैं कि ये a1 का मान है 5, b1 का मान है -4 और c1 है 8, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। बोर्ड में हमें सब कुछ लिखना होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। व्यापक समीकरण नीचे लिखेंगे। व्यापक समीकरण होते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर ठीक है। ये आपको लिखना है कि हम तुलना करेंगे किससे? व्यापक वर्ग समीकरण से। चलो हो गई तुलना। अब बस इतना लिखना बस है, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए। बाकी आपको मैंने बताया ना कि a1 जो होता है, a1 का मान निकालेंगे, b1 बराबर आप पहले से लिख लेना और c1 लिख लेना। इसी तरीके से नीचे a2, a1 के जस्ट नीचे a2 फिर बराबर का चिन्ह, b1 के जस्ट नीचे जो है वो b2 लिखोगे आप, बराबर का चिन्ह लगाओगे, और c1 के नीचे c2 लिख के बराबर का चिन्ह लगा देना। अब देखो a1 कितना है? ये 5। नीचे आ जाओ, a2 कितना दिख रहा है? 7। ऊपर देखो y के साथ में कितना लिखा है? -4, तो यहाँ पे लिख दो। और यहाँ देखो y के साथ में कितना लिख रहा है? +6, तो 6 ही लिख दो, प्लस माना जाता है। यहाँ देखो 8/9 -9, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ -9 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये देखो ये c1 है और ये c2 है। तो इतना बताओ, इतना समझ आ गया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके बटे ये करेंगे, मतलब हम पहले a1 बटे a2 निकालेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ साइड में लिखेंगे कि a1 बटे a2, तो वो कितना आएगा? 5/7 आएगा। अब हम b1 बटे b2 निकाल देते हैं नीचे, तो b1 बटे b2 ये आएगा -4/6, -4/6। अब -4/6 है तो ये काट भी दो से काट रहे हैं ना, माइनस लगेगा पहले तो ज्यों का त्यों, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 बार कट गया। ये दोनों बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं ना, कहाँ 5/7 और कहाँ -2/3। तो लिखेंगे कि यहाँ 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए 5/7 मतलब a1 बटे a2 है, तो लिखेंगे इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और जब ये शर्त आती है कि जैसे ही हमें पता चला कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे एक चीज़ बता सकते हैं कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 तब अद्वितीय हल होता है। सवाल में पूछा गया था ना, मैं सवाल बता देता हूँ। पूछा गया है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। तो जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 तब रेखाएं प्रतिच्छेद ही तो करती हैं। तो बस लिख देना। तो यहाँ पे आपको लिखना है अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, और लिख देना कॉमा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो। मतलब इस सवाल को करने का एक फ़ायदा होता है कि हमें ग्राफ खींचना नहीं पड़ता और हम बता सकते हैं कि रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। दूर से देख के ही हम बता सकते हैं कि इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत भी होंगी, तो संगत होंगी। तो ये 3 पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। तो इस सवाल को हम इसलिए इस प्रकार से कर सकते हैं।
तो ये हमें इतना ही बताना था कि रेखाएं अद्वितीय हल है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया, देखो अद्वितीय हल है, ये है ना अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के बाद रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो संगत होंगी, तो ये पहला हम यहाँ पे बस लाइन से बंद कर देंगे, हो गया। अब आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो हमने पहले सवाल में पता किया कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करेंगी, ना समांतर है ना समपाती है। चलो अब इसको नोट कर लो अच्छे से। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाना इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो ही आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी तो उस पर क्लिक करके आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू।